Hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand few concepts and इन concepts के basis पे जो है हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए एंड हम जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे एंड हम जो है सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़ेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। उस 3 से 4 क्वेश्चन को करने के लिए ये चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। अब हम हर एक फॉर्मूले की डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना वो रेलेवेंस नहीं रखता कि इस टाइम पे हम उन डेप्थ की डिस्कशन करें। हम एक फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंड हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में जो है कहाँ कहाँ एम्बिग्विटी दे के रखिए कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन में वो पर्टिकुलर चीज़ को हमको ध्यान रखना पड़ता है एंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको किस तरीके से उसको सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करना है। राइट, तो हम फॉर्मूले को समझ लेंगे, ठीक है, सुपरफिशियल मैनर में एंड देन उसके बाद हम जो है उसके बाद जो क्वेश्चन की नीड है एंड क्वेश्चन की नीड बेस पे हम क्या क्या करेंगे वो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन वैसे पढ़ने की इतनी नीड नहीं है, बट मैं आपको स्टार्टिंग बता दूँ थोड़ा बहुत भी कि जो डेरिवेटिव वो प्रोडक्ट होते हैं तो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं और ओटीसी में भी, ठीक है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव होते हैं और ओटीसी मार्केट डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव होते हैं और एक एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव होते हैं। मार्केट की बात करें तो कैश मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड में फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं एंड ओटीसी में अदर्स रहते हैं। रही बात करें हम मार्केट में, तो मार्केट में कैश मार्केट होता है, फ्यूचर मार्केट होता है। कैश मार्केट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट उस मार्केट में उसी वक्त होगा, बिजनेस भी उसी वक्त होगा, बिजनेस इन द सेंस बाय एंड सेल उधर ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी उसी वक्त, बाय सेल भी उसी वक्त। फ्यूचर में ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट मैंने हमने आज कर लिया पर जो बाय और सेल होता है वो फ्यूचर डेट पे होता है। राइट, गेन और लॉस ऑन फ्यूचर, तो हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा। गेन ऑन लॉस ऑन फ्यूचर की बात करते हैं कि अगर शेयर प्राइस बढ़ रहा है और मैंने लॉन्ग करके रखा हुआ है तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। शेयर प्राइस बढ़ा है और मैंने उसका भी लॉन्ग करके रखा है, मतलब कि हमने उसको सस्ते भी खरीद लिया, ठीक है, एंड देन उसकी प्राइस आगे बढ़ गई। तो एक तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट की जो अगर हम बात करते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा और इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ गई तो ये हमको जो हो गया प्रॉफिट। और इसमें ऐसा है कि इसमें शॉर्ट पोजीशन भी ली जाती है कि अगर शेयर की प्राइस कम हो रही है फ्यूचर, ठीक है, और आपने जो है शॉर्ट पोजीशन लेकर रखा है, मतलब आपने पहले ही सेल का करके रखा है, शॉर्ट पोजीशन लेकर रखा है, तो इसकी प्राइस कम हो रही है और आपने इसी पॉइंट पे सेल का पोजीशन करके रखा है, तो आपने अगर प्राइस कम हुई तो आपको बेनिफिट है क्योंकि आपने शॉर्ट पोजीशन लेकर रखा है पहले ही, तो आपने ज़्यादा भाव पे बेचने का पोजीशन लेकर रखा है, तो इस तरीके से इधर गेन हो जाता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस के बारे में इसको पढ़ेंगे, पर अभी इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसलिए इसको सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो आपने लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन किया अब उसका टर्मिनेशन करना है, उसको ख़त्म करना है, तो ये एक तरीका है कि या तो आप डिलीवरी ले लो उस कॉन्ट्रैक्ट की, या तो एक तरीका है कि आप सेटलमेंट कर लो। अब सेटलमेंट कैसे होगा, आप अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट करो कि अगर आपने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है तो उसको अपोजिट करने के लिए शॉर्ट कर दो। ठीक है, तो अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट कर लो या तो आप डिलीवरी ही ले लो, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी ही ले लो, तो ये होता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर हमें क्वेश्चन करने को मिलेंगे। अगर मार्जिन की बात करें तो जो है अपना फॉरवर्ड होता है, या अपन बात करें कि जब शेयर में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उधर हमारा पैसा ब्लॉक रहता है, पर फ्यूचर में ऐसा होता है कि बिना पैसे से भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, बट आपको एक छोटा सा मार्जिन जमा करना पड़ता है। ठीक है, ये मार्जिन क्या होता है, एक तरीके से सिक्योरिटी, कि कल को अगर तुमने फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट किया और कल को तुम अगर भाग गए, ठीक है, तो जो डिफरेंस है कि आपने 50 में कॉन्ट्रैक्ट किया था और 50 में कॉन्ट्रैक्ट किया था बाय करने का, ठीक है, और फ्यूचर की प्राइस हो गई कम, अब फ्यूचर की प्राइस कम हो गई तो किसी चीज़ की प्राइस कम हो गई और आपने उसको स्टार्टिंग में बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था, तो 50 का कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी प्राइस अगर 48 हो गई है तो 2 रुपये घट गए। अब जो 2 रुपये घट गए हैं तो आपको लॉस हो गया। अब आपको लग रहा है कि अब मेरे को ये बाय वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, ये जो मेरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने लॉन्ग पोजीशन जो मैंने लेके रखी थी वो मेरे को नहीं करना क्योंकि इसकी प्राइस तो कम हो गई है और ये जो कम प्राइस में मैं तो इसको मार्केट में भी खरीद सकता हूँ, तो इसके फ्यूचर्स में क्यों बाय करूँ। तो ऐसे केस में आप भाग गए। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप भाग गए तो जो 2 रुपये का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो आप पे करने से बच रहे हो वो 2 रुपये आपके सिक्योरिटी मार्जिन से सेट ऑफ हो जाएंगे। तो देखो इनिशियल मार्जिन की अगर हम बात करें तो इनिशियल मार्जिन क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि इतना मार्जिन आपको जमा करना है। अगर इन केस गिवन नहीं है देन क्या करना है, डेली एब्सोल्यूट चेंज जिसको हम म्यू भी बोलते हैं,
डेली एब्सोल्यूट चेंज जो है प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उतना अमाउंट जो है आपको इनिशियल मार्जिन रखना पड़ता है। देन इनिशियल मार्जिन रहता है और एक होता है मिनिमम मार्जिन, जैसे अगर हम बोले तो इसको मेंटेनेंस मार्जिन भी बोलते हैं। तो मिनिमम मार्जिन या मेंटेनेंस मार्जिन, ठीक है। तो इनिशियल मार्जिन होता है और फिर देन मेंटेनेंस मार्जिन होता है, ठीक है। तो हमारे पास इतना मार्जिन है, देन उस मार्जिन पे ही हम खेल रहे हैं। जब हमारा मार्जिन घट के यहाँ पे आ जाए और जब मार्जिन हमारा मेंटेनेंस मार्जिन से भी नीचे पहुँच जाए, तो ऐसे केस में हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करना पड़ता है ताकि हम वापस से इनिशियल मार्जिन पे चले जाए। तो जितना हम जमा करते हैं इसको बोलते हैं हम वोलेटिलिटी मार्जिन, राइट। तो आपको वापस से बोल दूँ कि इनिशियल मार्जिन क्या होता है कि डेली एब्सोल्यूट चेंज रहते हैं प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सी इधर हम जो है कोई ऐसा नहीं है कि रिवीजन लेक्चर तो फटाफट बोलने का है, एक बार बोल के आगे बढ़ जाओ। देखो रिवाइज करने का है, रिसाइड करेंगे बार बार तो ही जाके हमको याद होगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें धीरे है तो प्लीज़ आप मल्टीप्लाई बाय 2 करके, मतलब जो भी है इंटू 2 की स्पीड करके आप उसको फास्ट फॉरवर्ड तरीके से देख सकते हैं। ये है गिवन इन क्वेश्चन एंड डेली एब्सोल्यूट चेंज जो हमने बात करके रखी है प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और घट के मिनिमम मार्जिन पे आया। अगर उससे भी कम हो गया तो डायरेक्ट इनिशियल मार्जिन पे पहुंच जाएंगे। ये इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन एंड वॉलेटिलिटी मार्जिन की बात करने का था। अब हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की, राइट। कंपाउंडिंग हम सबको पता है कि फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई। ये जो आई है ये ड्यूरेशन से एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि आई पर एनम नहीं होगा, अगर क्वार्टरली है तो अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो ऑब्वियस सी बात है जो आई है वो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है 1 प्लस आई, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई और एम एन, सी प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर एम एन। अब इधर एन जो होता है नंबर ऑफ टाइम्स इन ए ईयर, जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू है 1 प्लस आई। अगर हमको क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है तो जो आई है 6% जैसे पर एनम है, तो ऐसे केस में 6% पर एनम की जगह वो 1.5% हो जाएगा पर क्वार्टर। तो आई जो है वो पीरियड से एडजस्ट हो जाएगा। तो जो है ये आई ये उस क्वार्टरली से एडजस्ट हो जाएगा। एंड देन उस साल में कितनी बार ये कंपाउंडिंग होगी इसको हम बोलते हैं एन। द नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर, तो ये 4 टाइम्स होगा कंपाउंडिंग उस साल में। और ये कितने साल का है, ये 1 साल की बात हो रही है तो 1 साल, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि इसका एग्जांपल देखें 6% पर एनम है। अगर कंपाउंडिंग होती है सेमी एनुअली, कंपाउंडिंग अगर सेमी एनुअली होती है तो आई हो जाएगा हमारा 3%, ठीक है। तो आई 3% हुआ। और एम एन, तो एम एन मतलब कि एम मतलब नंबर ऑफ ईयर तो एक ही है तो होता ऑल टाइम एक ही रहेगा, पर जो एन है वो 2 हो जाएगा। तो 1 × 2 इधर रहेगा 2, तो 1 प्लस 3% की पावर 2। अब यही अगर हम बात करें कंपाउंडिंग क्वार्टरली की, यही अगर हम बात करें तो अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती, कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो ऐसे केस में जो हमारा आई है वो 1.5% हो जाता। तो 1 प्लस 1.5% मतलब डेसिमल में 1 प्लस 0.015 और होल पावर, सिंस क्वार्टरली है तो होल पावर 4 हो जाता, ठीक है। एन तो हमारा 4 हो जाता क्योंकि उस साल में 4 बार हो रही है कंपाउंडिंग। और नंबर ऑफ ईयर्स की बात करें तो एक ही है। मंथली की बात करें तो 1 प्लस वही आई बाय 12, ठीक है। और फिर ये एन हमारा 12 हो जाता तो इधर 12 आ जाता। यही है सिंपल। डेली है तो आई बाय 365 और एन हमारा 365 हो जाता। और हमारा एम जो है मंकी, जो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है वो तो एक ही है। तो इस तरीके से जो है हमारी कंपाउंडिंग इस तरीके से होती है जब हम प्रेजेंट वैल्यू में 1 प्लस आई करते हैं। अब एक होता है कि कंपाउंडिंग अगर कंटिन्यूस हो तो ऐसे केस में प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई नहीं करते, हम प्रेजेंट वैल्यू इंटू ई की पावर आर टी करते हैं। तो यही है कि ऐसी सिचुएशन में जो है हम प्रेजेंट वैल्यू इंटू ई की पावर आर टी करते हैं। अब ई की पावर आर टी का मतलब क्या है, ठीक है। ई की पावर आर टी 1 प्लस आई को रिप्लेस कर रहा है। तो जो उधर आई था ना, इधर ये आर है, ठीक है। अब समझो प्रेजेंट वैल्यू इंटू ई की पावर आर टी। अब ई की पावर आर टी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम समझें कि अगर फ्रैक्शनल पावर कैलकुलेट करना है तो फ्रैक्शनल पावर क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि फ्रैक्शनल पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो एक एग्जांपल लेते हैं। सी जैसे कि 8 का हम क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो क्यूब रूट हमारा हो गया फ्रैक्शनल पावर, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे, 8 को अंडर रूट करो 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 1/3 मतलब ऑब्वियस बात है डिवाइड बाय 3 हो गया, डिवाइड बाय 3 प्लस 1 फिर इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ये इंटू इक्वल टू करा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर आ जाएगा कि ये, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 2। ऐसे ही इधर हमको e की पावर RT कैलकुलेट करना है, तो इधर भी ऐसा ही है कि क्या है, जैसे 0.08, तो 0.08 है, ठीक है। इसका आपने अंडर रूट किया 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 की जरूरत नहीं इधर, इधर जो -1 किया था ना, ठीक है, इधर सिर्फ डिवाइड बाय 4096 करना है, +1 करना है, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करना है, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं हमारी फेयर फ्यूचर प्राइस की। तो फेयर फ्यूचर प्राइस में क्या है, देखो हमने जो अभी तक अगर हम बात करें तो हमने ये सब पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन, गेन एंड लॉस ऑफ फ्यूचर, टर्मिनेशन की बात कर ली कि डिलीवरी ले लो या सेटलमेंट करा लो, इसकी हमने बात कर ली थी। एंड देन जो है हमने कंपाउंडिंग की बात कर ली, हमने मार्जिन कैलकुलेशन समझ लिया। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे फेयर फ्यूचर प्राइस की। देख, तो फेयर फ्यूचर प्राइस में क्या होता है कि आपके पास स्पॉट प्राइस देकर रखते हैं, और स्पॉट प्राइस में अगर जो है आपको फ्यूचर की प्राइस निकालनी, तो ऑब्वियस बात है आप कंपाउंडिंग करोगे, तो 1 + i की पावर mn है, जो हम समझ चुके हैं कि 1 + i में i पीरियोडिक इंटरेस्ट होता है और mn मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और या तो e की पावर RT करो। पर अगर आपको जो है इनकम भी देके रखे, और इनकम हमको मनी टर्म्स में देके रखे, तो ऐसे केस में स्पॉट प्राइस में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है हम 1 + i की पावर mn या e की पावर RT करेंगे। पर जब आपको इनकम मनी टर्म्स में नहीं देके रखे और आपको इनकम जो परसेंटेज फॉर्म में देके रखे, ठीक है, ये मनी टर्म्स में जो है इसकी जगह परसेंटेज फॉर्म में देके रखे, तो स्पॉट प्राइस में से हम प्रेजेंट वैल्यू तो माइनस करने से रहे, क्योंकि इनकम के फॉर्म में नहीं है। तो ऐसे केस में स्पॉट प्राइस को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 + i, और उस i में से इनकम वाला पोर्शन माइनस करेंगे। ये i में से y माइनस करेंगे, मतलब i में से वो इनकम माइनस करेंगे, या e की पावर RT जब करेंगे तो वो r में से y माइनस करेंगे, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में है। और ये तो बात है कि ये इनकम परसेंटेज फॉर्म में, अभी तो हमको स्टोरेज कॉस्ट भी आएगी। तो जब स्टोरेज कॉस्ट एब्सोल्यूट टर्म्स में होगी, तो देखो जब स्टोरेज कॉस्ट आपकी एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो वही स्पॉट प्राइस है, इनकम जो है प्रेजेंट वैल्यू की इनकम आपने माइनस कर दी, क्योंकि वो इनकम है तो आपने उसको माइनस करा है, और स्टोरेज कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट और आपको लग रही है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट लिया, ये आपने अमाउंट टर्म्स में लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 + i की पावर mn या e की पावर RT करोगे। पर अगर ये स्टोरेज कॉस्ट भी अगर परसेंटेज टर्म्स में रहे, तो हम स्पॉट प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे, या 1 + i, अब i में से हम y माइनस कर देंगे, प्लस s कर देंगे स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, की पावर mn, या e की पावर RT, तो r - y, या r में से इनकम माइनस कर दो, ठीक है, और स्टोरेज कॉस्ट ऐड करो, तो r - y + c + s और t, तो 1+, ठीक है। तो हमने 1 + i है, तो इधर हमने r को एडजस्ट कर लिया, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, ठीक है। तो ये तब होता है जब परसेंटेज फॉर्म में देखते हैं। तो इस तरीके से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड है, तो एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इतना वो मैटर नहीं रखता, बट हाँ आप समझ चुके हैं कि फेयर फ्यूचर प्राइस कैसे निकलता है। ओके, तो अगर हम बात करें करते हैं 18 क्वेश्चन हम करते हैं। हमने 17 क्वेश्चन पे जो है हमने वीडियो बना चुके थे, अब हम 18 क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो पेन पेपर लेके बैठो, अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। ऑन 31/8/2011 जो है स्टार्टिंग की अगर हम बात करें 31/8/2011 की, तो स्टॉक इंडेक्स जो था वो 22 था, RF 8% है, डिविडेंड यील्ड दे के रखा है ऑन दिस स्टॉक एक्सचेंज, तो जनवरी फरवरी मार्च दे के रखा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक की बात कर ली है, रिस्क फ्री की बात कर ली, डिविडेंड यील्ड की बात कर ली, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अच्छा पूरा यहाँ तक दिसंबर तक दे के रखा है, और हम बात कर रहे हैं अगस्त की, राइट, हमने अगस्त की बात कर रहे हैं। तो हमको सिर्फ जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से मतलब है, समझते हैं। एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज कंटिन्यूसली कंपाउंडेड डेली, इंटरेस्ट इज कंटिन्यूसली कंपाउंडेड मतलब कि अगर हमको फ्यूचर प्राइस निकालना है, तो हमको F0, ठीक है, एंड जो डिविडेंड है वो परसेंटेज टर्म्स में देकर रखा है, तो F0, फिर क्या करेंगे 1 + i - y, सॉरी कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है तो e की पावर RT आ जाएगा, तो F0 × e की पावर RT। अब e की पावर r करेंगे तो r में से y भी माइनस करेंगे और फिर t करेंगे। अब अगर हम बात करें
तो इधर हमने समझा था कि y जो है हमारा हम जो है माइनस करते हैं, ठीक है। अब एक से ज़्यादा y देख रखे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो उसका एवरेज माइनस करो। तो अगर y जो मोर देन 1 है देन एवरेज माइनस करो, मतलब कि S0 हमारा कितना हुआ, वैल्यू ऑफ स्टॉक इंडेक्स, ठीक है, स्टॉक इंडेक्स वैल्यू 2200। तो ये स्टॉक इंडेक्स वैल्यू, इसको शेयर की वैल्यू मत समझना, ये स्टॉक इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। तो स्टॉक इंडेक्स वैल्यू है हमारा 2200 इंटू ई की पावर आर टी। अब ई की पावर आर क्या है हमारा, आर है हमारा 8, तो 0.08 कर लेते हैं, माइनस वाई हम ले लो एवरेज, 3 3 6 10 13, 13 डिवाइड बाई 4 करो, चलो क्या है 13 डिवाइड बाई 4 3.25 डिवाइड बाई 100, तो 0.08 माइनस 0.0325, ठीक है। तो 0.08 माइनस 0.0325 ये हुआ हमारा 0.0475। अब समझो ये जो हमारा आर है, हम आर हमेशा पर एनम समझ रहे थे, ठीक है। तो अगर पर एनम की बात करें तो हम आर को लेंगे 0.08 एंड जो वाई है, वाई को हम जो है 3.25 करेंगे, तो 8 माइनस 3.25, तो एक तरीके से 4.75 आता है डिवाइड बाई 100, तो ई की पावर 0.0475, ठीक है। ये देख लेते हैं, तो वो जो है आर माइनस वाई हमने तो पर एनम लिया एंड देन उसको फिर जो है हमने टी से एडजस्ट कर लिया, मतलब एक तरीके से हम उसको पीरियोडिक दे देंगे। तो ठीक है, तो हमने जो है टी को 4/12 कर लिया, ठीक है। तो क्योंकि पर एनम है, हमको 4 महीने बाद का निकालना है, तो टी को हमने एडजस्टमेंट फैक्टर है, ठीक है, तो करते 4.75 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो इस तरीके से हमारा 1.58% आया, मतलब ई की पावर 0.0158 आया। तो 2200 इंटू ई की पावर 0.0158। अब ई की पावर 0.0158 है, तो एक बार ऐसा करते हैं कि इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे फॉर्मूले से। देखो इधर दे के रखा है फैक्टर, पर एक बार हम हमारे मेथड से भी कैलकुलेट करके देखते हैं कि उसके आसपास आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो ये वैल्यू दे के रखी है 1.0153, ये हम जो है 2200 में से मल्टीप्लाई करो, इधर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा सपोज दैट, क्वेश्चन नंबर 19 कि सपोज दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन शेयर प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 1000, तो हमारा 1000, ठीक है, प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है। द लाइफ ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 90 डेज है, 90 डेज है, मतलब हो सकता है कि 90/360 हमें करना पड़ जाए, डेज का मामला है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम कंपनी विल पे डिविडेंड, और डिविडेंड दे के रखा है अमाउंट में, डिविडेंड है 30 दिन में जो है 7.5 है, 60 डेज में जो है 30 दिन में 7.5 है, 60 डेज में 8.5 है, और जो 90 डेज में 909 रुपीज़ है। अब ये तो है हमको डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हम स्पॉट में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड माइनस करते हैं, ठीक। और assuming that compounded continuously रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। अब हम तो डिस्काउंट कर रहे हैं, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, क्या बोलते हैं इनने, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, ठीक है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है ये, कि कंटिन्यूसली कंपाउंड का रेट दे के रखा है कि जो कंपाउंडिंग होती है वो कंटिन्यूसली होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 12% पर एनम है, ठीक। अब हमें तो जो है डिस्काउंटिंग करनी है, ठीक है, तब क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू हमको दे के रखी जैसे कि 7.5, 8.5, 9 दे के रखा है, तो हम क्या करते हैं फ्यूचर वैल्यू में से 1 + i की पावर mn को से डिस्काउंट करते हैं, 1 + i की पावर mn, पर इधर 1 + i तो है नहीं, e की पावर rt है, तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई e की पावर rt करेंगे। पर इधर भी जो है e की पावर rt को डिवाइड में करोगे तो फ्यूचर वैल्यू आपकी कितनी है 7.5, ठीक है, डिविडेंड के रूप में 7.5 है, फिर है हमारी 8.5 और 9, तो 7.5 डिवाइड बाई ई की पावर आर टी लिख दो, या तो 7.5 इंटू ई की पावर माइनस आर टी, ये आपको ये देख रखा है ई की पावर माइनस आर टी, ई की पावर माइनस आर टी। तो इंस्टेड ऑफ डिवाइड बाई ई की पावर आर टी आप ऐसा करो कि जो डिविडेंड वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस आर टी। अब ई की पावर माइनस आर टी पहले 30 दिन में कैसे निकलेगी, तो हमारा 12% है इंटू 30 डिवाइड बाई 360, ये आया हमारा 1% 30 डेज़ का डिवाइड बाई 100, तो ई की पावर 0.1, ई की पावर 0.1 दिख रखा है, ई की पावर माइनस 0.1 हो गया है, इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर 60 डिवाइड बाय 360 होगा,
फिर दूसरा है 60, ठीक है, तो 60 डिवाइड बाई 360 होगा। ओके, तब ये क्या हुआ, e की पावर 02, 016 मतलब 02 हो गया, ठीक है। तो e की पावर 02 कि इंटू 12 भी करोगे तो आ गया तुम्हारा 02, ठीक है। e की पावर 02 हो गया, इससे डिस्काउंटिंग कर लो, मतलब e की पावर 02 है ना, तो डिवाइड बाई e की पावर 02 कर दो, या तो इंटू e की पावर -02, बात तो एक ही है। तो इस तरीके से आपने जो है डिस्काउंटिंग करी और आपको 24.49 आया। अब आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि 1000 जो है उसमें 24.49 ये आपने जो है माइनस किया, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आपने 975.51 लेकर आया है, इधर जो प्रेजेंटेशन है अलग है। आप पहले 1000 में से डिविडेंड प्रोसीड माइनस करोगे और आएगा आपका 975.51 एंड उसको फिर 90 डेज़ पर लेकर आओगे, मतलब कि e की पावर RT, और 90 डेज़ का मतलब कैसे कि 12 इंटू 90 बाय 360, तो 12 इंटू 90 डिवाइड बाई 360 ये हो गया 3, तो e की पावर 0.03 को उससे मल्टीप्लाई करोगे। e की पावर 0.03 मतलब क्या, e की पावर 0.03 मतलब 0.97045, ठीक है। अब e की पावर माइनस 0.03 को e की पावर 0.03 से कंपेयर मत करना, दोनों में अंतर होता है। तो e की पावर 0.03 है 1.0305, तो इससे जो है आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा तो इस तरीके से जो है आपका आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू का प्राइस, तो फेयर वैल्यू, ठीक है। आपका फ्यूचर वैल्यू है फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। आपके पास स्पॉट दे के रखा है आपको 1000, आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ गया, तो आपका जो ऐड होगा वो होगा नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। तो ये जो भी हम करते हैं कि इनकम माइनस करना और कॉस्ट को ऐड करना, इनका जो इसको जो नेटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। तो फ्यूचर वैल्यू में से स्पॉट माइनस करोगे तो नेट कॉस्ट ऑफ कैरी तुम्हारा आ जाएगा, और इस तरीके से जो है हमारा ओवर होता है ये क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। कि हमने जो है डिविडेंड की हमने डिस्काउंटिंग करी, फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस किया, फिर मल्टीप्लाई किया और e की पावर RT करा। और ये जो R है इसको भले ही पर एनम लिया है पर वो t से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करें अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल, अगले क्वेश्चन की तरफ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल ऑन R दैट पेज एनुअल डिविडेंड 4, स्टॉक इज करंटली प्राइस 125, स्टॉक करंटली प्राइस्ड है, एनुअल डिविडेंड 4 है। अब ये बोल के रखा है एनुअल डिविडेंड 4 है, अब ये 4 एक साल बाद का होगा, समझते हैं। ईच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कॉल फॉर डिलीवरी ऑफ 1000 शेयर इन 1 ईयर, डेली मार्किंग टू मार्केट, कंपनी का टी विल है 8%, तो एनुअल डिविडेंड है, स्टॉक करंटली प्राइस्ड है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी 1000 शेयर्स, तो 1000 इंटू 125, तो पहले अपन एक का निकाल लेते हैं फिर हम सबका निकाल लेंगे, और डेली मार्किंग टू मार्केट और टी बिल दे के रखा है। अब ये जो देखे अगर इसके हम अगर बात करें तो देखो एक चीज़ हमको ये समझनी पड़ेगी कि, बताता हूँ रुको, हाँ, जब हम फ्यूचर प्राइस निकालते हैं तो या तो एक तरीका ये है कि आप जो है प्रेजेंट वैल्यू को लेकर आओ, स्पॉट 0 पे लेके आओ, फिर आप उसको माइनस करके फिर आप मल्टीप्लाई करके फ्यूचर पे लेकर जाओ, या तो एक तरीका। और अनदर तरीका ये है कि भैया ये जो इनकम है वो एक साल बाद पे तो खड़ी है ना, तो सिर्फ आप स्पॉट को ही बाहर ले जाओ। तो जो स्पॉट है 125 को ही ले जाओ बाहर, 125 इंटू 1.08 ये हो गया 1.135, उसमें से आप डिविडेंड माइनस कर दो तो 131, तो तब भी आ रहा है। तो डिविडेंड या तो आप इधर लेकर आके उसको फिर कंपाउंडिंग करो कि डायरेक्ट आप तो डिविडेंड उधर ही ले जाओ। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट जो है ईयर एंड का ही डिविडेंड दे के रखा था, तो सिर्फ आपको स्पॉट को ही ईयर एंड पे ले जाना है। तो ये अपनी बात हो गई, ठीक है। ओके, तो हमने प्राइस निकाला 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, हमने 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस निकाला, तो हमको ऑब्वियस बात है हमको बाद में 1000 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक वो स्टॉक का प्राइस था, फ्यूचर प्राइस था। फिर हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस निकाला, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शेयर्स होते हैं, ठीक है, लॉट ऑफ शेयर्स होते हैं। फ्यूचर वैसे भी लॉट्स में रहता है, राइट। ओके, तो अगर हम बात करें कि इफ़ द कंपनी स्टॉक प्राइस डिक्रीज बाय 6%, अगर स्टॉक का प्राइस ये जो तुम 125 कर रहे हो ये अगर 6% से कम हो जाए तो ठीक है, 125 इंटू 0.94 कर देंगे 117.5, तो प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोला है, प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो ठीक है 125 इंटू 94% किया, 94 किया, तो जो भी है 117.5 जो भी आया
ऑब्वियस सी बात है कि 1.08 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही ना इसको, फिर माइनस कर देंगे 4 उसमें से, ये 122.9 आएगा, और इसको अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1222900 आएगा। तो ऐसा कुछ खास तो है नहीं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ स्टॉक प्राइस डिक्रीज, कि जैसे तुम्हारा ये स्टॉक प्राइस कम हुआ ना, स्टॉक प्राइस कम हुआ इन द सेंस पहले 125 था, अब तुम्हारा 107.5 हुआ। विल एन इन्वेस्टर दैट हैज़ अ लॉन्ग पोजीशन इन वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी लॉन्ग पोजीशन थी वो गेन होगा कि लॉस होगा? तो ऑब्वियस सी बात है लॉस ही होगा ना भाई। मैंने लॉन्ग पोजीशन करके रखा है, उसकी प्राइस कम हो गई, मतलब ये वही बात हो गई कि मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा, उसकी प्राइस कम हो गई तो लॉस होगा। तो कितना लॉस होगा? तो इसका डिफरेंस निकालो, ये तुम्हारा लॉस है। ऐसा क्या खास है इसमें? नवंबर 19 में 6 नंबर का पूछा, क्या खास है इसमें? 8100 ये लॉस हो गया तुमको, पहले तुम्हारा इतने का था, प्राइस इतना हो गया, ये लॉस हो गया। तो इस तरीके से जो है हमने 3 क्वेश्चन ख़त्म किए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो ठीक है, 21st क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन का कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। 1 सेकेंड में इधर देख के आपको बता रहा हूँ। 21st क्वेश्चन ओके, उस पर ही है। फिर आएगा हमारा कॉस्ट टू कैरी मॉडल, वो आएगा, पर शायद इसमें वो कवर है कि नहीं है, इसमें वो नहीं है। चलो ठीक है। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 3 मंथ फ्यूचर, 3 मंथ फ्यूचर प्राइस निकालना है, ठीक है। कोड 22220 है। 3 मंथ फ्यूचर प्राइस, तो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 3 मंथ पीक्यूआर फ्यूचर, फेस वैल्यू जो है 10 है। 220 NSE पे 3 मंथ फ्यूचर प्राइस जो है, तो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 3 मंथ पीक्यूआर फ्यूचर इफ पीक्यूआर कोड्स 220 ऑन NSE पे 220 है, जो 3 मंथ फ्यूचर प्राइस है वो जो कोट कर रहा है 3 मंथ फ्यूचर प्राइस वो कोट कर रहा है 230, मतलब कि फ्यूचर प्राइस भी देके रखा है और प्रेजेंट वैल्यू भी देके रखी है, ड्यूरेशन भी देके रखा है। बोरोइंग रेट 15% है, डिविडेंड रेट जो है वो 25% है। अब हमको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। ये क्या बात हुई कि बोरोइंग रेट देख रखा है, मतलब कि ये बोरोइंग रेट है, हम तो सिर्फ स्टोरेज कॉस्ट को भी लेते थे, हमको क्या बोरोइंग कॉस्ट भी लेना है, राइट। तो बोरोइंग रेट है 15%, मतलब ऑब्वियसली बात है जब हम कंपाउंडिंग करते हैं तो ये वो ही शो कर रहा है, राइट। तो ठीक है, अब हम जो है 230 जो दे के रखा है, अच्छी बात है। चलो पहले हम हमारी प्राइस निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो कोट करके रखिए। हमारी प्राइस अगर हम निकालें तो 220, एंड सिंस ये जो है बोरोइंग रेट और डिविडेंड रेट ये पर एनम दे के रखा है, राइट, पर एनम दे के रखा है। और कंपाउंडिंग की तो बात नहीं करके रखी, तो 220 इंटू 1 प्लस आई क्या है 0.15 माइनस डिविडेंड कर दो 0.25, राइट। तो माइनस किया 0.25, ठीक है। तो 1 प्लस आई माइनस वाई, राइट, जैसे कि इसमें ओके आई माइनस वाई एंड ठीक है 3 मंथ का निकालना है, ओके। या तो ऐसा करो कि ये जो आई और वाई जो भी है इसको हम पहले पर मंथ निकाल लेते हैं। तो हमारा आई जो है वो है हमारा 15, वाई है 25, तो 15 प्लस माइनस 25 डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो 0.83 आया, ठीक है। तो 220 इंटू 1 प्लस सी, तो हमको इसमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो हमने बात करी थी कि हम स्पॉट प्राइस में से अगर डिविडेंड इनकम जो है वैल्यू टर्म्स में दिया है तो हम स्पॉट प्राइस में से माइनस करेंगे, पर अगर परसेंटेज टर्म्स में दिया है तो हम उसको माइनस करेंगे इंटरेस्ट के परसेंटेज में से। तो इधर इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे केस में जो ये इनकम मतलब कि जो डिविडेंड है ये डिविडेंड यील्ड होना चाहिए, डिविडेंड रेशियो नहीं। इधर जैसे कि डिविडेंड रेशियो देके रखा है 25%, अगर हम बात करें तो ठीक है ओके, ये एनुअल डिविडेंड की बात करी थी, 1 सेकेंड, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन में। तो डिविडेंड 25% पर एनम ये रेशियो है, डिविडेंड यील्ड मार्केट प्राइस पे निकलता है, राइट। तो हमें वो कैलकुलेट करने का है डिविडेंड यील्ड, ठीक है। ये डिविडेंड रेशियो देके रखा है, तो आपके ऊपर है कि आप ये पर्टिकुलर जो रेशियो है इसको आप या तो यील्ड में कन्वर्ट कर लो या इसको आप अमाउंट में कन्वर्ट कर लो और वैसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जो भी है, अगर यील्ड में करा है तो हम परसेंटेज से चलेंगे, अमाउंट में करा है तो हम इस तरीके से चल लेंगे। देखो स्पॉट प्राइस देख रखा है 220, ठीक है, 1 प्लस आई करना है,
ठीक है। अब स्पॉट में देख रखा है 220, आपका डिविडेंड कितना है 25%, ये आपका ऑब्वियस है फेस वैल्यू पे निकलेगा 2.5। ठीक है, तो ये 2.5 हो गया। अब ये जो 2.5 है, सिंपल सी बात है, ये फ्यूचर का देके रखा है 2.5, राइट। ये 2.5 आपको देके रखा है। आपको क्या करना है 220 इंटू जो है 1 प्लस आई, ये जो पर्टिकुलर आई है, तो आई है हमारा 15%। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है 15% ये पर एनम है, तो 220 इंटू 1 प्लस आई 15 डिवाइड बाय हम करेंगे 12 इंटू 3.75 आएगा, राइट। तो 3.75% है, तो 1 प्लस 3.75 डिवाइड बाई 100, 1 प्लस 0.0375। ठीक, सो इस तरीके से हमारा 3 मंथ का फ्यूचर आ जाएगा। तो 1.0375 आएगा, तो हमारा 228.25 आया हमारी वैल्यू। और उस 228.25 में से जो भी है हमने 2.5 माइनस किया, तो इससे हमारा 225.75 आया। मतलब हम क्या समझे कि बेटर है कि हमने जो है इसको वैल्यू टर्म्स में लेके करा रादर देन उसको यील्ड में कन्वर्ट करने से। ठीक है, हमने वैल्यू टर्म्स में इसको करा। ठीक है, तो हमने जो है इसको वैल्यू टर्म्स में करा और देन हमने उसको सॉल्व किया। अब जो है हमारे हिसाब से जो वैल्यू आ रही है, ठीक, तो ये से केस में जो है 225.75 हमारी जो है वैल्यू आ जाती है। ठीक है, 225.75। तब ऑल्सो एग्जामिन वेदर द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, क्या आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी प्राइस जो है वो 225.75 आई है और जो प्राइस दे के रखा है वो 230 दे के रखा है। तो मार्केट में फिर बेटर है कि हम उसको सेल ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड है, तो इसलिए हमको सेल कर दिया। ठीक है, फ्यूचर ओवर वैल्यूड है, हैंस इट इज़ एडवाइज टू सेल, राइट। तो इसमें बोल के रखा है कि हम सेल करेंगे। ठीक है, तो ये बोल के रखा है कि ठीक है ऑल्सो एग्जामिन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो हम आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को एग्जामिन करना है। हमने एक चीज़ इसमें मिस भी कर रहे कि हमने तो डिसाइड तो कर लिया कि क्या करना है, फिर उसमें क्या बोला है कि आप डिटरमाइन करो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, ऑल्सो एग्जामिन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। तो आपने क्या किया, आपने ये बोला कि मैंने जो फ्यूचर की FFR निकाली है वो निकाली है हमने 225.75। ठीक है, और जो हम और जो इसकी एक्चुअल में देके रखे हैं, अगर हम बोले कि जो कोट FFR है वो जो कोट कर रहे हैं वो 230 कर रहे हैं, तो बेटर है कि हम बेच देंगे, राइट। हमने बोला बातचीत कर ली कि हम बेटर है बेचेंगे फ्यूचर को। अब इसकी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्या है, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी ये है कि बाय करो PQR स्टॉक 220 पे। अब आप फ्यूचर बेच रहे हो तो आपको अभी बाय करना पड़ेगा, बाय करो 220 पे। अब बाय करोगे तो पैसे लगेंगे, तो बोरो करके आप बाय करो। ठीक है, तो बोरो बाय, तो आपने बोरो किया, मतलब कि 220 रुपीज़ का 15% है बोरिंग। ठीक है, तो 33 डिवाइड बाय ऑब्वियस सी बात है जो है आप 4 करोगे तो 8.25 आएगा। तो 220 प्लस 8.25 है आपका, इतना आपका खर्चा हुआ। पर अब वही बात है कि ये आपका हुआ खर्चा, आप उसको सेल करोगे। ठीक है, अब आप सेल कर रहे हो, ओके, तो सेल करो, तो सेल तो हो रहा है आपका 230 में। अगर सेल की बात करें तो अभी तुम्हारा आउटफ्लो है 220.5। ठीक है, अब सेल कर रहे हो तो आपको अब इनफ्लोज कितने हैं, इनफ्लोज ये है कि आपको एक तो डिविडेंड मिल रहा है 2.5 का। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमको एनुअल डिविडेंड मिल रहा है 2.5 का, प्लस हमको जो है सेल करें तो 230 है, 232.5 इतना हमको इनफ्लोज है, माइनस 228.25 है, तो एक तरीके से 4.25 इधर आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर हम फ्यूचर्स सेल करें, अगर हमने ओवर वैल्यू डिसाइड किया और हम सेल करें तो कैश मार्केट में हमको बाय करना देगा। एंड कैश मार्केट में बाय करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमने बोरो करा तो बोरिंग कॉस्ट भी इसमें ऐड होगी, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इसको एक बार हम वापस देखते हैं कि हमने किस तरीके से किया था। ऑब्वियस सी बात है हमने पहले गए थे कि यार हमने पहले इंटरेस्ट इसको समझ लिया था, पर ये वो वाला वाई नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 प्लस आई माइनस वाई नहीं कर पाएंगे, हमें तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये हम 1 प्लस आई माइनस वाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में नहीं है, वो यील्ड नहीं है। हम जो है स्पॉट प्राइस में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम माइनस करेंगे एंड देन हमने जो है निकाला। तो यही था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम माइनस करके जो उन्होंने जो है फ्यूचर वैल्यू निकाली,
तो इस तरीके से उनका 225.75 है और हमको लग रहा है कि हमको बेचना चाहिए। जैसे ही हमको बेचना चाहिए तो हमने बाय करेंगे, हम कैश मार्केट में बाय करने के लिए पैसे लगेंगे, तो हमने उसको बोरो करा, टोटल आउटफ्लोज निकाले, फिर देन हम उसको बेचेंगे तो बेचते समय जो इनफ्लोज है वो साथ ही साथ जो डिविडेंड आया वो भी एक इनफ्लो है। तो इस तरीके से जो है हम समझ लेंगे कि हमारी इनकम कितनी हुई है। और इस तरीके से जो है हमारा 21st क्वेश्चन भी ओवर होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, कंसेप्ट का रिविजन हो जाएगा इसमें। उससे कम से कम ये तो हमको समझ में आया कि जो वाई है ये वाई यील्ड है, राइट। पर्टिकुलर एक चीज़ है जो मुझे और एड्रेस करनी थी कि वो चीज़ ये थी कि यार अभी हमने जो 21st क्वेश्चन करा इसमें जो है हमारा डिविडेंड जो है रेशियो दे के रखा था, डिविडेंड रेट दे के रखा था, डिविडेंड यील्ड नहीं दे के रखा था। तो उसको हमने अमाउंट में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर हमने कैलकुलेशन किया तो किस तरीके से कि हमने इसको अमाउंट में कन्वर्ट किया, तो वो जो डिविडेंड है वो तो एंड का ही डिविडेंड है। हमने जो है फ्यूचर प्राइस दे के रखी थी हमको, सॉरी स्पॉट प्राइस दे के रखी थी, हमने फ्यूचर प्राइस निकाली और फ्यूचर प्राइस निकाल के हमने डिविडेंड माइनस करा। तो इस तरीके से जो है 225.75 आ रहा था। एंड ठीक है, ये तब होता है जब हमें डिविडेंड वैल्यू में दे के रखे। पर व्हाट इफ अगर डिविडेंड हमको परसेंटेज में दे के रखते हैं, राइट। तो व्हाट इफ अगर ऐसा होता है कि हम डिविडेंड रेशियो को ही डिविडेंड यील्ड में करते हैं, फिर हम ट्राई करते हैं कि यार यही जो है आंसर है, जो आंसर हमारा जो है 225.75, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो इसका रीज़न क्या है। इसके पहले मेरे को एक चीज़ और करेक्ट करानी थी कि ई की पावर आर टी का कैलकुलेशन कैसे होता है। वो ऐसा है कि जो भी ई की पावर आर टी, जो भी ई की पावर में जो वैल्यू है एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है, तो वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू को आप जो है 0.4343 से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई 0.4343, देन डिवाइड बाय करते हो 227695, डिवाइड बाय 227695, देन प्लस 1 एंड इंटू इक्वल टू 19 टाइम्स, ठीक है। तो इधर हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो है इस तरीके से हमारी ई की पावर आर टी का कैलकुलेशन होगा। और सबसे पहले हम देखें तो इधर जो स्पॉट वैल्यू है वो 220 है, ठीक है। अब 220 है, अब इधर हम जो है 1 प्लस आई करते हैं, तो 1 प्लस आई करें तो आई की वैल्यू है जैसे 0.15, ठीक है। ये जो 0.15 15% है, ये इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, क्योंकि जो है ये पर्टिकुलरली एक साल की है, तो हमको 3 महीने का करना है, तो 3.75, तो 1 प्लस 0.0375। अब माइनस करना है हमको डिविडेंड का यील्ड, ठीक है, डिविडेंड यील्ड माइनस करना है। तो देखते हैं डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें, ये है 25%, ये 20 पे निकला है, तो ये हमारा 2.5 है। 2.5 डिवाइड बाय 220, ये है हमारा इंटू 100 करें तो 1.136 आया, राइट। तो अगर ये 1.136 आया, ठीक है, तो ये है अपना साल भर का। तो ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 0.28 आएगा, ये 2.28% है। सी जो उससे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, अभी मैंने करके देखा, तो जो उससे है उससे अप्रॉक्सीमेट फिगर आ रहा है, पर ये एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा। मतलब कि हम तो ऐसा समझ लेते हैं कि जब डिविडेंड रेट देख रखे, ठीक है, हमें वो अमाउंट वाली टर्म्स में कन्वर्ट करके उसको अमाउंट से कैलकुलेट करके करना है। कि इस तरीके से जो है हम हमारे 21st क्वेश्चन को ओवर करते हैं, जहाँ पे हम समझे हैं कि जब डिविडेंड रेट गिवन हो तो आपको जो है कैसे कैलकुलेट करने का है। 1 सेकेंड में इसको लिख भी लेता हूँ। तो ठीक है, हमने जो है 21st क्वेश्चन करा। अब हमें जो है 22nd एंड 23rd एंड 24th क्वेश्चन करना है। ये जो 22nd, 23rd, 24th क्वेश्चन है, ये मार्जिन के बेसिस पे क्वेश्चन है, जो जिस क्वेश्चन को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो 21st क्वेश्चन है वो एक अच्छा क्वेश्चन है। हम समझ चुके हैं कि जब डिविडेंड रेट दे के रखे, ठीक है, तो ऐसे केस में सिंपल सी बात है कि आपको ये डिविडेंड यील्ड करके जो है कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आंसर जो है प्रॉपर कैलकुलेट नहीं होंगे। तो बेटर है कि आप जो है इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर ही आप इसको कैलकुलेट करो। ओके, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ डू एटलीस्ट सम कमेंट्स, ताकि समझ में आए कि वो वीडियो किस तरीके से जा रहा है और किस तरीके से इसको हम जो है बेटर बना सकते हैं। ओके।